ये इमरान खान साहब ने हर तरह से पीडीएम को, जो भी उनका बयानिया होता था, चाहे वो नवाज शरीफ का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, वो भी उनसे छिन गया। नवाज शरीफ के पास अब वो नहीं था। दूसरी तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडी बन गया है शहर। कई इलाकों में अगर कोरंगी और लांडी की बात करूं मैं, तो आलाइशें तक जानवरों की अभी तक नहीं उठाई गई हैं। कोई पूछने वाला है इनसे, और ये इतने आराम से कह दें कि जब हमें भी दुख हुआ, भाई कौन जिम्मेदार है? ये तो अगर आप ताज़ीरात में जाएंगे ना, तो ये कत्ल खता नहीं है, ये कत्ल अमद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कल पंजाब के लोगों ने नाजरीन तारीख बदल दी। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जिस वक्त हुकूमत हो मुस्लिम लीग नून की हो, वो ज़िमनी इलेक्शन ना जीतें, लेकिन कल के जो इलेक्शन के नताइज थे उन्होंने मुल्की सियासत की हवाओं का अब रुख पलट कर रख दिया है। बड़े बड़े सियासी बुरुज उलट दिए हैं। जहाँ कप्तान की बरतरी ने नाजरीन तहरीक इंसाफ को फतह से हमकिनार किया, वहीं नून लीग की क़यादत में 13 जमाती इत्तेहाद को तारीखी शिकस्त की धूल चटा दी। नून लीग के घुमंड का सर नीचा हुआ और तहरीक इंसाफ का सर एक बार फिर फखर से बुलंद हुआ। 20 में से 15 सीटों पर कप्तान के खिलाड़ी जीत गए। नून लीग सिर्फ 4 ही सीटें निकाल पाई। और अगर पिंडी की बात करें तो नून लीग की जीत का मार्जिन सिर्फ 49 वोट रहा। लोधरा की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। ये ज़िमनी इलेक्शन बेहद अहमियत का हामिल समझा जा रहा था। कई तरह से कई फैक्टर्स थे इसके, क्योंकि पंजाब की वजारत आला का मामला भी था और बाज़ तजियाकारों की नज़र में वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल भी इसी से जुड़ा हुआ था और है। अगर मुस्लिम लीग नून ये ज़िमनी इंतखाबात जीत जाती तो पंजाब में जहाँ हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, वहीं वफाकी हुकूमत भी ताकतवर हो जाती। गोया मुस्लिम लीग नून का वफाक का हिचकोले लेता इक़्तिदार अब पंजाब में फतह का मुंतज़िर था। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद अब क्या हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब भी कौमी असम्बली के मियाद मुकम्मल करने के लिए अपने ऐलान पर कायम रहेगी? क्या मुस्लिम लीग नून को शिकस्त के बाद वफाकी हुकूमत कायम रखने का सियासी और अखलाकी जवाज़ बाकी रह गया है? क्या नून लीग इस बात को मानेगी कि मरियम नवाज के मुकाबले में इमरान खान का बयानिया जीत गया है? क्या ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पीटीआई को इस लिहाज से तक़वियत देने का बाइस बनेंगे कि ये जमात किसी सहारे के बगैर इलेक्शन जीत सकती है? और पंजाब में इस तारीखी शिकस्त के नतीजे में क्या नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं? क्या इत्तेहादी अब भी साथ रहेंगे? क्या पीडीएम समेत तमाम इत्तेहादियों को इस दुख का मलाल होगा कि शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी की तरफ जाना नहीं चाहिए था? और आने वाले दिनों में नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें बयानिए की बात, तो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बयानिया नून लीग के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत तगड़ा था, और इस बयानियों को लेकर वो चले और इस बयानिए को आवाम ने सपोर्ट किया। और सबसे बढ़ के नून लीग को जिस वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक तो उनका बयानिया बहुत कमज़ोर था, और फिर लोटा क्रेसी कल्चर, महंगाई, बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें, आवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया। इसी पर हम बात, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं उसामा गाजी, जो कि कल फील्ड में मौजूद थे, तमाम हलकों की सूरत हाल उसामा ने आपको बताई। आज उसामा से हम ज़रा तजिया लेंगे। उसामा, कल हम भी बातें कर रहे थे, तजिए जो है वो दिए जा रहे थे मुख्तलिफ तजियाकारों की जानिब से। देखा कितनी सीटें निकालेगी पीटीआई? कोई कह रहा था 5 से 6, कोई कह रहा था 7 से 8, लेकिन जो ये हुआ है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे मौजूद थे। कल क्या हुआ ग्राउंड पे? बड़ी तादाद में लोग निकले सुमैया, बहुत बड़ी तादाद में। देखिए, जितने भी हमारे तज्जिए या अंदाजे लगाए जा रहे थे तहरीक इंसाफ के हक में या तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उससे कतई नजर सब लोगों ने माजी को देखकर ही अंदाजे लगाने थे। मिसाल के तौर पर ज़िमनी इलेक्शंस में कितने लोग निकलते हैं? 50% से ज्यादा लोग कैसे निकलेंगे, कुछ सोच नहीं सकता। फिर उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया कि जनाब एक ही खानदान है, हर फर्द का पोलिंग स्टेशन कहीं है, कोई कहीं जाए कोई जाए, हल्के भी बदले हुए, सिर्फ पोलिंग स्टेशन का ही मसला नहीं है, हल्के ही बदल दिए। कई लोग जनाब जिंदा पता लगा जनाब आप तो मर चुके हैं, यहाँ कैसे आ गए। इसी तरह से बहुत से लोग जिनका वोट पिछले 3 इलेक्शंस में एक जगह पर था, पता लगा नहीं अब वो जहाँ 50 साल रहते थे या उससे पहले कहीं थे वहां पर हो गया। बहुत कुछ हुआ।
तो इसलिए अंदाजे ये लगाए गए थे कि अगर तहरीक इंसाफ जीतती भी है तो बहुत बड़ी बात होगी कि 13-14 अगर वो सीट्स ले जाती है, लेकिन इतने मार्जिन के साथ इतनी जबरदस्त जीत तहरीक इंसाफ को मिलेगी, इसका अंदाजा तहरीक इंसाफ के भी ज्यादातर लोगों को नहीं था, वो सोच नहीं सकते थे, क्योंकि को पीडीएम की जमातों को, जो एस्टैब्लिश जमातें हैं, उनको इदारों की सपोर्ट भी हासिल थी, इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ पूरा ताउन कर रहा था, उनके पास हुकूमत की मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव थी, पैसा भी चल रहा था, सब कुछ था, इलेक्टेबल्स भी उनके पास ज्यादा थे, यानी इंडिपेंडेंट ही थे ना, जिस तरह उस दिन भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि ये तो इंडिपेंडेंट थे जो खुद अपने बलबूते पर लड़ आए और तहरीक इंसाफ और नून लीग को भी हराया था, इनमें वो लोग भी थे, तो अब उनके साथ तो नून लीग का वोट भी शामिल हो गया था, यानी एक अपना असर और रसूख इलेक्टेबल। सही बात है, नून लीग का एडिशनल वोट, अब नून लीग अगर दूसरे नहीं तीसरे चौथे नंबर पर तो आई होगी, सही बात वोट बैंक भी साथ गया, उसके बावजूद इस तरह से वो हारे हैं। तो आपने इब्तिदाई में बड़ी खूबसूरती से बताया कि वजूहात क्या थी, रिजीम चेंज, महंगाई, सब कुछ, लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये उनको सिर्फ ये ज़िमनी इलेक्शन में जीत मिल गई और उससे अब हुकूमत जो है वो मुश्किल में आ गई। ये इमरान खान साहब ने हर तरह से पीडीएम को, जो भी उनका बयानिया होता था, चाहे वो नवाज शरीफ का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, वो भी उनसे छिन गया, नवाज शरीफ के पास अब वो नहीं था, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया या जनाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम सही हो गए, वो सब खत्म हो गया, वो इमरान खान साहब के पास आ गया। अच्छा, उसके अलावा कहते थे डिलीवरी, गवर्नेंस, महंगाई, हम खत्म हैं, हमें बड़ा तजर्बा है, इन 3 महीनों में वो भी सारा बैठ गया। फिर ये कि जनाब ये बड़े ताकतवर हैं, साजिशें बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं, इलेक्टेबल्स इनके सकते हैं, इनको मैनेज करना आता है, मीडिया को भी, सबको। तो इमरान खान साहब ने एक ही वक्त में सबको शिकस्त दे दी और अवामी ताकत के साथ, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज हुई उसामा, बहुत दिन से हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे और शायद सबसे ज्यादा मैं ही ये सवाल कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, आवाम की ताकत, जलसों में लोग, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में बिल्कुल डिफरेंट साइंस होती है, इलेक्शन वाले दिन मैनेज किया जाता है इलेक्शंस को, तो क्या ये इलेक्शन मुख्तलिफ होंगे? मैंने ये सवाल बहुत किया और मुझे इसका जवाब खुद ही मिल गया कि आवाम की ताकत के आगे सब बेबस हो जाते हैं। जब आवाम बाहर निकलते हैं तो मैनेजमेंट हो या फिर आपकी कोई सियासी चाल हो या कोई साइंस हो आपकी सो कॉल्ड, वो सब बेबस हो जाती है। तो आपको लगता है कि कुछ हमारे मुल्क में डिफरेंट भी हो गया है, एक डिफरेंट हो गया हमारे मुल्क में आने वाले आम इंतखाबात के लिए? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक सोच है और जो गलत नहीं है कि हमारे यहाँ देखिए वो बिरयानी चलती है, जीतने वाला दाल चलता है, पैसा चलता है। अब इमरान खान साहब ने तो इलेक्टेबल्स को फिर भी इसमें भी रखा है, तो ये है, ये एक फैक्ट है, इदारे आपके साथ चाहिए, आपको मैनेज चीजें करनी चाहिए, ताकतवर हल्के, बरादरी, ये सब आपके साथ होना। लेकिन मुझे लगता है सुनिया कि इसमें नौजवान फैक्टर बहुत ज्यादा अहम हो गया है। 18 साल के वो बच्चे जो हमारी ये सोच को नहीं देखते कि जनाब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कभी बेहतरी नहीं आ सकती, तो हम ज्यादा इस उम्र में आके एक हकीकत पसंदी की तरफ आ जाते हैं कि हमने इतने इलेक्शन देख लिए, 2, 3, 4, 5, क्या नहीं होता। लेकिन नौजवान में एक उम्मीद होती है, उनमें एक जहन की सफाई होती है कि क्यों नहीं, वो दुनिया बदलना चाहते हैं। तो जब तक इमरान खान साहब ने उनको मोबिलाइज कर दिया। इसके अलावा भी मैंने बुजुर्गों को देखा है जो हमेशा से किसी एक पार्टी को, या पीपल्स पार्टी के थे या नून लीग के थे या मौलाना साहब के थे, जितने भी थे, वो सब भी आए। किसी को यूरिन बैग लगा हुआ है, व्हील चेयर पर आ रहा है। जब इस तरह का बुजुर्ग आता है तो पूरे खानदान को, एक तो अदब लिहाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी है लोगों में, इतना बुजुर्ग जा रहा है उसके साथ आते हैं, फिर वो भी पूरा खानदान उनके साथ हो जाता है। तो वो फैक्टर भी है नौजवानों का, बहुत ज्यादा आबादी हमारी नौजवानों की है। इमरान खान साहब चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हो, चाहे रजीम चेंज का, बैरूनी ताकतों का, तो ये सारे फैक्टर्स इमरान खान साहब के हक में, यानी हर एक लेवल पर इमरान खान ने शिकस्त दी है। एक भी नहीं, बयानिए में, नजरिए में, मोबिलाइजेशन में। लेकिन उसामा अब इससे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, नदीम कुरैशी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसामा एक सवाल, इससे अब आगे बढ़ के अब इमरान खान को खुद अपना तर्ज सियासत, अपना तर्ज हुकूमत, अपनी आगे आने वाली स्ट्रेटजी, वो कितनी तब्दील करनी होगी? कौमी असम्बली से ही अब चाहेंगे इमरान खान कि वहाँ के इलेक्शंस हों या पूरे मुल्क में हों नए सिरे से? आपको क्या लगता है खुद इमरान खान को अपना तर्ज हुकूमत, तर्ज सियासत और तरीक़े कार बदलने की कितनी ज़रूरत है? अब सबक पर हासिल हो गया होगा, खास तौर पे जिस तरह वो खुद कहते हैं कि जी इत्तेहादी जो है उनकी वजह से मैं ब्लैकमेल होता रहा, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अपनी स्ट्रेंथ पर, मुझे नहीं लगता कि वो करप्शन के बयानी से पीछे हटेंगे। ये जरूर है कि ये रजीम चेंज का जो वो कह रहे हैं, उसके बाद आप एक देखेंगे जब उनको हुकूमत मिलेगी तो वो कहते रहे हैं कि जी हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, दोस्ती सबसे है, गुलामी किसी की नहीं।
तो वहां भी वो शिफ्ट देखेंगे। ठीक है, अमेरिका की तरफ से भी कुछ दूसरी तरह की बातें आ रही हैं। चले मैं नदीम कुरैशी साहब से पूछूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो ये सारी सूरत हाल है और नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम जरा उनसे ही बात करते हैं। नदीम कुरैशी साहब से राब्ता बहाल करते हैं। जब तक उसामा, अच्छा हम 2-3 चीज़ों पर और बात कर रहे थे कि आगे का जो तर्ज अमल होना चाहिए। इमरान खान ज़ाहिर स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि आगे आम इंतखाबात के बाद ज़ाहिर सूरत हाल क्या होगी। ख़ुद इमरान खान को अपना जो तर्ज सियासत है, जो आगे तर्ज हुकूमत है, वो कितना तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ तो बहुत वाज़े कर चुके हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट अब वो नहीं बनाएंगे। अगर 2/3 अक्सरियत से नहीं जीतते हैं तो वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो आप मुझे बताइए कि वैसे उनके लिए बेहतर क्या होना चाहिए? जाहिर है कि उनको कोशिश यही करनी होगी, और जब नजर भी आ रहा है कि वो 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं, और तभी अब वो मुश्किल फैसले जो ये हुकूमत कह रही है जी मुश्किल फैसले हैं, इस तरह के फैसले इमरान खान साहब को भी लेने पड़ सकते हैं। और उनको अब शुरू में ही, यानी हुकूमत संभालते ही, जब भी उनको मौका मिलता है तो ये फैसले लेने होंगे। अभी उसमें मैं समझता हूँ काफी वक्त भी है, और शायद उस वक्त तक केयर टेकर सेटअप अगर आता है तो वो IMF के साथ चलेगा, और वो IMF की जो शराइत हैं शायद उस हद तक पूरी कर दें कि इमरान खान से बात देना इस तरह की करना पड़े। फिर इमरान खान साहब को अब वो लोग जो किसी वक्त की वफादारी बदल सकते हैं, उनको भी देखना होगा, उनसे भी बचना होगा, और यकीनन वो ऐसा क्रैक करेंगे। बाकी अगर हम ये कहें कि जी इमरान खान साहब अपनी सियासत का अंदाज बदल लेंगे, मिसाल के तौर पर सबको साथ लेकर चलना, यानी अपोजिशन को जो कहा जाता है जी सबसे मिल बैठ कर मामला करें, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब उस तरह करेंगे, और वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। ठीक है, ये सारे मामला तो उसी तरह रहेंगे। सही है पॉइंट है कि नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए। नदीम साहब, कल मुल्तान में जो कुछ हुआ, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कामयाबी मिली ज़ैन कुरैशी को। एक तो ज़रा ये कि क्या एक्सपेक्टेड था, आप लोग खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी सीटें निकाल पाएंगे, जिस तरह के हालात पैदा किए गए, जिस तरह की हर्डल्स डाली गई वोटर्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुमैया बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को और तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पहला इंतखाब है, बाई इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का, जो इतने बड़े लेवल पर हुआ, और जिसमें लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया, अपना रद्द-ए-अमल शो किया, और ये साबित किया कि असल ताकत चश्मा अवाम है। आज अब आपने जो सवाल, मैं ग्रास रूट लेवल पे इन्वॉल्व था सारी कैंपेन में। अच्छा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहीं से कंटिन्यू करती हूँ सर, मुझे ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लेना है। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ जवाब को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसामा गाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत के बाद अब स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून या असम्बलियाँ तहलील करे, अगले इलेक्शन की तरफ जाए या 1 साल खींचे, तहरीक इंसाफ को क्या मंजूर होगा? नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों का अगला मुतालबा है सिर्फ कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन होने चाहिए या पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए? कुरैशी साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अगर आप अनम्यूट करके म्यूट करके दोबारा इसको ठीक करें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी कुरैशी साहब। ठीक है, रिकनेक्ट करते हैं जी। नदीम की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तहरीक इंसाफ कब अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि अगर ये मुतालबा है तहरीक इंसाफ का कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएं, ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे, लिए सारे पूरी तैयारियां हैं, मामलात हैं। मुस्लिम लीग नून ये बात मानती है कि नहीं मानती, इत्तेहादी कब तक साथ रहते हैं, क्योंकि अगला जो मरहला है वो सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का है, बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, उसके बाद और पिक्चर क्लियर होगी। तो वो फिर स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ की क्या होती है, और अगर सिर्फ ये मुतालबा है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शंस करवाए जाएं, तो फिर एक दोबारा से एक्सरसाइज होगी अगले साल, तो वो कैसे मंजूर होगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तहरीक इंसाफ आगे किस तरीके से अपने मामलात लेकर चलेगी।
कोलिशन गवर्नमेंट अगर नहीं बनानी है तो फिर किस तरह से चलेंगे आगे। ये इत्तेहादी जो आज हुकूमत के साथ हैं, अगर ये छोड़ते हैं और अगर ये चाहते हैं कि ये कांटेक्ट करें, अगर MQM है, MQM पाकिस्तान है, तो फिर तहरीक इंसाफ वो अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाती है? क्योंकि ये तो एक बहुत वाज़ेह हो गई ये चीज़ कि आवाम की जो ताकत थी, आवाम की ताकत के आगे हर चीज़ बेबस हो गई और पंजाब में आवाम ने बयानिए को तक़वियत दे दी है इमरान खान के, और इमरान खान के बयानिए के आगे सब कुछ पीछे रह गया है और बड़ी सीटें निकाली शायद एक्सपेक्टेशंस किसी को भी नहीं थी। खुद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं समझ रहे थे कि ये होगा, लेकिन एक अनस्टेबिलिटी है मुल्क में और वो आने की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं कि क्या एक इंटर्न गवर्नमेंट आएगी, ये हुकूमत कब तक रहती है, और इसका असर नाज़रीन आज पड़ा स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे चली गई। डॉलर को हमने एक दफ़ा फिर देखा कि वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 216 रुपए पर डॉलर फरोख्त हो रहा है। इसकी वजूहात क्या वाकई अनस्टेबिलिटी है या फिर कुछ और वजूहात हैं? शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, हम उनसे बात करते हैं। शान सईद साहब बहुत शुक्रिया। सर आप क्या समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या फैक्टर्स हैं? हमके शुरू में कहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ है। और अगर आप देखें जब से गवर्नमेंट आई है, डॉलर जो है वो 17% ऑलमोस्ट 31 रुपए और 50 पैसे डॉलर ऊपर चला गया और रुपए की कदर में जो है 17% जो है वो गिराव आया है। हर करेंसी में 3 वेरिएबल होते हैं, हाँ। एक स्ट्रक्चरल, एक सिक्लिकल और एक पॉलिटिकल। हाँ। अगर आपको याद हो पाकिस्तान करेंसी जिस तरह गिर रही है, 23 जून 2016 को यूके में ब्रेक्सिट का इलेक्शन हुआ था और पाउंड स्टर्लिंग 1.51 पे ट्रेड कर रहा था। जैसे ब्रेक्सिट का रिजल्ट आया, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो 1.35 पे ट्रेड करना शुरू हो गया। तो इलेक्शन के रिजल्ट जो अनएक्सपेक्टेड थे, लोग समझ से ब्रेक्सिट नहीं होगा और ब्रेक्सिट हो गया। एक दिन में पाउंड स्टर्लिंग 10% नीचे चला गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में आते हैं वो ये है क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी हुई है, हाँ। और अगर इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे और ज्यादा स्ट्रेस आएगा। इकोनॉमी पे स्ट्रेस आएगा, इन्वेस्टर्स में नर्वसनेस आएगी, वो स्टॉक मार्केट में अपनी जो है ऑफलोडिंग शुरू कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगी। तो ये जो रुपए की कदर में गिराव आ रहा है पिछले 3-3.5 महीने में, इसकी बेसिक वजह यही है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्ट्रेस बढ़ गया। अच्छा, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है तो आप डॉलर को कहां पर रुकता हुआ देख रहे हैं कि स्टेबल करेगा और इस जगह आ जाएगा, इससे नीचे मजीद नहीं आएगा? अगर इमरान खान दोबारा जीत के वापस आते हैं 2/3 की मेजोरिटी से, हाँ। तो मैं आपको कह सकता हूँ स्टॉक मार्केट एक दिन में 10,000 पॉइंट ऊपर जाएगी। ओके। क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है, नॉट ओनली लोकल इन्वेस्टर बल्कि ग्लोबली, वो ये समझते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है। इट्स नॉट इजी क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पिछले 3 महीने में इसका बिल्कुल पट्टा बैठ गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने की मजीद 2 से 3 साल चाहिए अगर इलेक्शन हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि इमरान खान वापस आ जाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं, आप एक माहिर मौशियात होते हुए ये समझते हैं, टेक्निकलिटी को देखते हुए, कि इमरान खान गवर्नमेंट में वापस आते हैं तो चीजें स्टेबल हो जाएंगी। अगर इमरान खान वापस आते हैं, आपके बहुत सारे जो मुमालिक हैं जो आपके साथ इस वक्त राब्ते में नहीं है, वो आपके साथ आ जाएंगे। वो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और मोरालिटी जो है पूरी दुनिया को पता है कि वो एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और उन पे ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। बहुत शुक्रिया। शान सईद साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसकी वजह से ये सारा मामला है जो मईशत पर भी असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा क्विकली उनका टेक लेंगे। कुरैशी साहब, मेरा सवाल जो आपसे था सर कि क्या चाहते हैं पीटीआई, क्या चाहती है नेक्स्ट? पीटीआई वही कुछ चाहती है, पाकिस्तान की अवाम चाहती है। सुमैया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बाई इलेक्शन हुआ हो और गवर्नमेंट ने इस तरह से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हुए। मैं ग्राउंड पे खुद मौजूद था। पंजाब गवर्नमेंट जो कर सकती थी, इन्होंने बजरिया पुलिस, इन्होंने बजरिया आरओ, इन्होंने बजरिया डिफरेंट एजेंसीज ना सिर्फ हमारे वोटों को हासिल किया और पंजाब भर में उन 20 हल्कों में आप गिरफ्तारियां देखें, मुख्तलिफ क्लॉज लगाकर लोगों को अरेस्ट किया गया, नहीं मिलती।
और इन्होंने तमाम डेवलपमेंट फंड, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सिवाय 2 या 3 चैनल्स के कोई मीडिया ये सारी वायलेशन दिखाने की जरूरत भी नहीं कर रहा था। वहां फिर पाकिस्तानी कौम ने अपने पॉलिटिकल शऊर का मुजाहरा किया और एक अनहोनी को होनी किया। आपने प्रोग्राम की वेबसाइट में मुझसे पूछा था कि क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? यकीन करें, आज से 6 रोज पहले बोल की टीम कराची से मुल्तान आई, मुदर्रिस इकबाल साहब उसको उन्होंने प्रोग्राम किया यहाँ हमारे PP217 में। मैंने उन्हें कहा था कि अगर पोल वोट कास्ट अगर वो काउंट हो गया, दुनिया की कोई ताकत तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं। और 50% से ज्यादा जो लोग निकले हैं, ये कितना बड़ा, मतलब एक कहते हैं ना कि तारीखी मामला हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में 50% ज्यादा टर्न अराउंड देखा गया है कि लोग बाहर निकले घरों से। नदीम साहब, सुमैया, जब इमरान खान ने कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की, तो इन्होंने जिस तरह से क्रैक डाउन किया था, मार्शल दौर में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने पंजाब भर में, सिंध में सैकड़ों हजारों लोगों को पाबंद सराफत किया, उनको मौत की कोठरियों में बंद किया। कल भी देखे जिस तरह डॉक्टर शहबाज की गिरफ्तारी हुई, चीमा साहब की गिरफ्तारी हुई, और कल मुझ पर भी 3 अटैम्प्ट की, इन्होंने किसी तरह इनको अरेस्ट किया जाए। जो लोग एक्टिवली ये चाहते थे कि उनको अरेस्ट किया जाए, ये इनके खौफ की अलामत थी। और ये ताने देते थे कि जी इमरान खान का लॉन्ग मार्च तो नाकाम हो गया, लोग तो नहीं निकले, क्योंकि इन्होंने तमाम रास्ते सील किए, लोगों को गिरफ्तार किया, बेपनाह शेलिंग की इस्लामाबाद में, बच्चों पे, खवातीन पे, पूरी PTI की लीडरशिप पे, मरकज में सुबह में FIR दी। कल लोगों ने बताया कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम नहीं हुआ, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और इनके तमाम वो इदारे जो इनके साथ थे। और ये तो बहुत क्लियरिटी हो गई है ना कि आवाम सबसे बड़ा ताकत का सरचश्मा है। नदीम कुरैशी साहब, आपको मुबारक हो बहुत, और देखते हैं कि आप लोग की अगली स्ट्रेटेजी क्या होती है, कितना दबाव डालते हैं हुकूमत पर कि अब आम इंतखाबात की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि मुझे आगे बढ़ना है, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, बारिश रहमत होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, तोहफा होता है अल्लाह का, लेकिन हमारा शहर कराची ऐसा बदनसीब शहर है, मैं कह रही हूँ बड़े अफसोस के साथ, कि जब भी यहाँ बारिश बरसी है तो लोगों के लिए मौत का पैगाम बन के आती है। और उसकी वजह है यहाँ पर उबलते नाले, गटर, टूटी हुई सड़कें, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा लगता है जिला बस्ती की एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, जहाँ पर एक शख्स बारिश में जब जा रहा था तो नाले में उसकी मोटरसाइकिल गिर गई, बच्ची भी उसके साथ थी, उसकी बीवी थी उसकी, वो लोग नाले में डूब गए। उस शख्स को तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी बीवी और बच्ची नाले में बह गए और उनको नहीं बचाया जा सका, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन पूछने वाला सवाल ये है कि आखिर हमारा कसूर क्या है? कौन है जिम्मेदार? कोई है इस मुल्क का, इस शहर का वाली वारिस? कोई इस लावारिस शहर को पूछने वाला है कि जब इस शहर में बारिश बरसती है तो हम दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह बारिश रुक जाए? कितनी बदनसीबी है हमारी कि हम अल्लाह के तोहफे को नहीं कबूल करना चाहते, क्योंकि हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। क्यों है ये मुश्किल? क्यों कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती है? इन ज़रा सवालों को मैं उठाऊंगी। मुझे ज्वाइन कर वज़ीर इत्तलात सिंध है शर्जील इनाम मेमन साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी कराची के अमीन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। लेकिन पहले जब शर्जील इनाम मेमन साहब से बात करेंगे। शर्जील साहब, बड़े दावे किए जाते हैं कि बरसात से कबल नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, जो बरसात का पानी है वो नालों से ओवरफ्लो हो जाता है, लोग डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, ज़बानी कलामी दावे किए जाते हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया जाता। कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? बरसात के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने तमाम जो है सफाइयाँ पहले बरसात से करा चुकी थी, और तमाम नालों में पानी जो है फ्लो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। कहीं कहीं जहाँ पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है, तो उनको भी क्लियर किया गया है। और ओवरफ्लो होने की वजह यही है कि जी यहाँ पे लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी जगहों पर तो जब हम ये बरसात में निकले हुए थे तो हमें सीमेंटेड ब्लॉक्स मिले जो कि नालों के अंदर लोगों ने ड्रेनेज के अंदर डाले हुए थे, जो कि मैं समझता हूँ शहरी को उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन नाले की जो सफाई थी वो प्रॉपर तरीके से हुई थी, जिसकी वजह से 400 मिलीमीटर बारिश पहले स्पेल में पड़ी, फिर कल से जो बारिश का शुरू हो गया था तो पानी का फ्लो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में अभी भी कोई ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें बिल्कुल पानी खड़ा हो। कुछ वक्त के लिए पानी जरूर खड़ा होता है, टाइम जिस तरह होता है उस टाइम से वो पानी निकल जाता है। तो शर्जील साहब, आप तो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, ये सितंबर के महीने में बारिशों की पेश गोई है, इंतजामात से मुतमईन है? जैसे ही कल भी बारिश हुई थी तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी रोड सड़कों पर मौजूद थी,
और तमाम वज़रा मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट की अवेलेबल मशीनरी है, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और सब लोग मौजूद थे और सारे चीज़ों को खुद ही मॉनिटर कर रहे थे। एक तरफ तो शर्जील साहब बरसात बरस रही है शहर में, दूसरी तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडी बन गया है शहर। कई इलाकों में अगर कोरंगी और लांडी की बात करूं मैं तो आलाइशें तक जानवरों की अभी तक नहीं उठाई गई हैं। क्या इंतजामात हैं इस हवाले से, क्यों ये कचरा नहीं उठाया जा रहा शहर से? एक बात मैं वाज़ेह कर लूं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी है और उनको गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया हुआ, गवर्नमेंट का ही इदारा है जो जगह जगह पे आलाइशें या कचरे को उठाता है। हमने उसके अलावा खुद नंबरों की तशहीर की कि जी ये नंबर है, अगर किसी के पास कचरा या आलाइशें उठवानी है तो इन नंबर पे कॉल कर लें ताकि हमारी गवर्नमेंट टीम आपके साथ ले जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद चंद जगहों, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खुद आके मुख्तलिफ सड़कों पर फेंक देते हैं, जो कि गलत तरीका है। जो की उतारी की जो है वो बड़ा रैपिडली वो चल रही है। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपने इंट्रो में मैंने कहा, ज़रा वस्ती में एक शख्स अपनी बीवी और बच्ची समेत नाले में डूब गया। बरसात की वजह से वो नाला ओवरफ्लो हो गया था। वो शख्स तो निकल आया लेकिन उसकी बीवी और बेटी उसमें बह गए। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने सवाल उठाया है कि अगर ये किसी और के साथ होता तो आप लोग यही जवाब देते, क्या ये हादसे का मुकदमा वज़ीर आला पर लगाएं, डीसी पे लगाएं, किस पे लगाएं? क्या आप भी मुतमईन हैं आप लोग अपने इंतजामात से? चलिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये हादसा हुआ है और इसमें हम अफसोस का इजहार भी करते हैं और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। 100% तो परफेक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट की जो इंतजाम हैं वो काफ़ी हद तक, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर है। अब अफसोसनाक वाक़े जो हुए हैं उसके लिए ज़्यादा गवर्नमेंट को बेहतर है। लेकिन हाफिज़ नईम उर रहमान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि तरक्याती बजट के नाम पर 5000 अरब रुपए खा लिए गए, तरक्याती काम कहीं नहीं हुए। वो ये भी कह रहे हैं कि नालों की सफाई के नाम पर 1.2 अरब रुपए लिए गए लेकिन वो कहीं लगे नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो तो आपको मुताल्लिक़ इदारा बताएगा कितने खर्च हो चुके हैं, कितने नहीं हुए। लेकिन मुझे पता है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम कुछ प्रोजेक्ट था ये लोग कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्चा उसका सिलसिला। चलें हाफिज़ नईम उर रहमान साहब से बात करते हैं। हाफिज़ साहब, हमने गुफ्तगू सुनी, शर्जील साहब ये कह रहे हैं ये जो वाक़या हुआ है ज़िला वस्ती में, वो कह रहे हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज़ का कि ये नहीं होना चाहिए था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इक़दाम करें बरसात के बाद की सूरत हाल के लिए। देखें, यही तो इनका एटीट्यूड है हुकूमत का। ये 14-15 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार हैं और अब तो 2.5 साल से इनका जो है ना मुसलसल एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर भी इन्होंने किया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटर भी पीपल्स पार्टी के वर्कर ही नहीं, तर्जुमान हैं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नाजायज़ हैं, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन अभी बैनर उतारते फिर रहा है हमारा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर है उसको बरतरफ नहीं करता। तो इलेक्शन कमीशन पे भी इनका कब्जा है। अब बताइए मुझे, ये सब कुछ करने के बाद ये शहर को ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके। आप मुझे बताएं ना कि वो फैमिली जो मोटरसाइकिल पे जा रही थी, अपने बच्चों के साथ जा रहा था वो आदमी, और बारिश रास्ते में हो गई। इस तरह के दिनों में जब बूंदाबांदी और बारिशें चल रही होती हैं, कोई मोटरसाइकिल पे सफर करता है फैमिली के साथ अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो? इन्होंने कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट ही नहीं छोड़ी इस शहर के अंदर। फिर उसके बाद नाले की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। ये शादमान टाउन का नाला वो है जिस पर अभी 2 महीने पहले हमने धरना दिया था जमात इस्लामी ने, और नाले की तामीर का मुतालबा किया था, और फिर डीसी ने और पूरे इंतजामिया ने आके यकीन दहानी कराई थी कि हम ये काम करेंगे और हम इसको जो है बिल्कुल फौरी तौर पर ठीक कर देंगे। एक छोटे से हिस्से को इन्होंने इस तरह नहीं किया कि वो महफूज बना देते। नाला उगल पड़ा, सड़क के ऊपर पानी और नाले का पानी बिल्कुल एक लेवल पे आ गया और उनको पता ही नहीं चल रहा बेचारों को, और वो बेचारे मोटरसाइकिल समेत उसके अंदर गिर गए। लाशें, एक बच्चे की लाश बह गई, पता ही नहीं चल रही। और उसके बाद जो है वो सूरत हाल ये है कि एक माँ चली गई। अब बताइए क्या हालात हैं, कोई पूछने वाला है इनसे? और ये इतने आराम से कह दें कि जब हमें भी दुख हुआ। भाई कौन जिम्मेदार है? ये तो अगर आप ताज़ीरात में जाएंगे ना तो ये कत्ल खता नहीं है, ये कत्ल अमद है, जानबूझकर है। इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोटेक्शन फराहम करें और आप नहीं कर रहे। तो ये प्रोटेक्शन फराहम ना करना जो है वो डेलिब्रेट कत्ल में आता है कि हुकूमत, इसका मतलब है कि हमारे शहरियों को मार रही है। जो कर सकते हैं ये तो काम भी बहुत छोटा सा है। तो किसके ऊपर, क्या मैं मुराद अली शाह पर FIR कटवाऊं? मैं वजीर बल्दियात पे कटवाऊं, मुर्तजा वहाब पे कटवाऊं, या उस DC पे कटवाऊं कि जो वहां पर मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर?
तो ये तो इस तरह की बातें करना जो है ना, ये तो और जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। फौरी तौर पर नालों की सफाई के पैसे कहाँ गए, क्यों पानी ओवरफ्लो हुआ, पूछे ना कोई। और फिर अफसोस की बात यह है कि 30-35 साल से शहर में यही अमल जारी है। सिर्फ वो 4 साल का पीरियड नेमतुल्लाह खान साहब का है जिसमें चीजों को ठीक किया गया, और फिर 17 साल से बर्बादी ही बर्बादी है। चाइना कटेंगे, आपको पता है उस नाले का मसला क्या है? उसका एक नेचुरल फ्लो था, उस नाले को एमक्यूएम के एक रहनुमा की वजह से डाइवर्ट किया गया था। अच्छा, तो कब्रिस्तान के रास्ते से जाता था, उसको रोक दिया गया कि नहीं, हमें इन जमीनों के ऊपर, मतलब देखें मुर्दों पे भी सियासत करते हैं कि उनको नाजायज जगह के ऊपर कब्र बनानी थी, इसलिए जो है वो उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया। ये काम मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी ने इस शहर के लोगों के साथ किया, और कितने लोग डूब चुके हैं इसमें। हम क्या करें फिर इसके बाद? इसलिए ये होश के नाखून लेने चाहिए, और मैं कराची के आवाम से अपील करता हूं कि खुदा के लिए इन लोगों से जान छुड़ाएं। और वो सारे लोग जो भारी भारी मैंडेट लेकर जाते हैं, सियासतबाजी करते हैं, पूरे मुल्क में फतह के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं करते, सबको मुस्तरद करें। कोई अगर हल है, कोई तामीर का सिलसिला शुरू हो सकता है तो वो जमात इस्लामी कर सकती है। आप 24 जुलाई को कम से कम ये फैसला तो लोग कर लें, सियासत से बालातर होकर कर लें कि जमात ही इस मसले का हल है। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। बस बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नईमुर रहमान साहब शर्जरी ने। आप कराची के लोगों को वाकई फैसला करना होगा कि आखिर वो जो इतनी परेशानियां उठाते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे कचरा उठाने का मामला हो, सड़कें बनवाने का मामला हो, एक अच्छी ट्रांसपोर्ट का मामला हो, क्यों हम इतने बदनसीब हैं कि हमारे नसीब में कोई अच्छी चीज़ नहीं है? तो हमें ये खुद फैसला करना होगा, सिंध के आवाम को, कराची के आवाम को, कि हमारे लिए बेहतर कौन है। और यकीनन आगे आने वाला जो वक्त है 24 जुलाई को, ये आवाम खुद सोच लेंगे। आवाम का हक़ है और आवाम अपना हक़ बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।